प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कारगर साबित होंगे। इन क्वेश्चनों से संबंधित हम अन्य फैक्ट भी जानेंगे। तो जो आज वीडियो को पहली बार देख रहा है और जिसने अब तक जीके बाई मंजित सवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो भी जिसको भी जीके की पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई मंजित सवाल, इसको ज्वाइन कर लें। वहां पर मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ बहुत सारी डाल दी है, आगे भी पीडीएफ आती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं? तो कौन सी समिति ऐसी है जिसके सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं? पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति, तीसरा ऑप्शन है कार्य मंत्रणा समिति, चौथा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्राक्कलन समिति। इस प्राक्कलन समिति को अनुमान समिति भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं। इस प्राक्कलन समिति जो है इसकी जो सिफारिश की गई थी 1950 में जॉन मथाई के द्वारा इस प्राक्कलन समिति के गठन की सिफारिश की गई थी। इस प्राक्कलन समिति के अंदर टोटल मेंबर जो होते हैं वो टोटल मेंबर होते हैं 30 और 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। अब इस प्राक्कलन समिति का काम क्या है? तो भारत का जो वित्त मंत्री होता है ये प्रत्येक साल बजट प्रस्तुत करता है और बजट हमेशा अगले आने वाला जो साल है उसके लिए प्रस्तुत किया जाता है। बजट में हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बजट में जिन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया तो उन बातों को वास्तविकता के निकट लेके आना, उस बजट की में जो प्रावधान किए गए थे उनकी जांच करना किसका काम है? प्राक्कलन समिति का काम है। अब एक करंट का क्वेश्चन यहां से ऐड और हो जाएगा कि प्राक्कलन समिति जो है इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाया गया है गिरीश बापट को वर्तमान में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन जिसे हम आंग्ल भारतीय भी कहते हैं का मनोनयन जो है अनुच्छेद 333 के तहत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। अब हम जानते हैं कि आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन होता कौन है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्ल भारतीय को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 366। इस 366 में आंग्ल भारतीय को परिभाषित किया गया है और क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति का पिता या दादा में से कोई एक व्यक्ति विदेशी हो, पिता या दादा में से एक व्यक्ति विदेशी हो और माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो तो उसे आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। अनुच्छेद 333 के अंदर तो राज्य के विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की बात की गई है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बन जाता है, अनुच्छेद 331 के अंदर क्या है कि जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं और लोकसभा के चुनाव में कोई भी आंग्ल भारतीय अगर जनता के द्वारा निर्वाचित होकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति दो व्यक्तियों को जो आंग्ल भारतीय होते थे उसे लोकसभा के अंदर मनोनीत करता था। तो उनका जो मनोनीत करता था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि वर्ष 2019 में 126वां जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था इसमें दो प्रावधान कर दिए। एक तो जो आरक्षण 70 साल का था उसकी अवधि को अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, तो आरक्षण वर्तमान में 80 साल के लिए हो गया है। जो 80 साल के लिए जो आरक्षण हो गया और दूसरा प्रावधान क्या हुआ कि लोकसभा के अंदर जो दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था अब उनका मनोनयन नहीं किया जाएगा। इसका प्रावधान भी अब 2019 में ये प्रस्ताव के द्वारा किया जा चुका। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
कि भारत की संचित निधि से धन निकासी हेतु किसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो संचित निधि से जब भी धन निकाला जाएगा तो हमारी संसद की स्वीकृति जो है, कि संसद की पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना वो धन को नहीं निकाला जाएगा। संचित निधि के अंदर जो भी पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है। जनता का जो पैसा, जनता पर कर लगाए जाते हैं और जनता से जो वसूला जाता है पैसा, वही पैसा इस संचित निधि के अंदर इकट्ठा होता है। और राष्ट्रपति की ये वित्तीय शक्ति है कि संचित निधि के अंदर जो पैसा रखा जाता है, संसद की स्वीकृति के बाद उस पैसों को निकलवाया जाता है। संचित निधि जो है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 के अंदर है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो विधायी शक्ति में शामिल कौन नहीं है? पहला ऑप्शन दे दिया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 में है और ये राज्यपाल की विधायी शक्ति का भाग है। तो अगला क्वेश्चन है, संसद को संबोधित करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने की जो शक्ति मिली हुई है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो अनुच्छेद 86 और 87 दोनों के तहत ही राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकते हैं। 66 में संबोधित करते हैं और 87 के अंदर विशेष रूप से संबोधित करते हैं संसद को। अनुच्छेद 85 के अंदर दे रखा है, ये जो सी ऑप्शन दे रखा है, संसद का सत्र बुलाते हैं और उसका सत्रावसान करते हैं, ये अनुच्छेद 85 के अंदर दिया गया है और ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का ही भाग है। अनुच्छेद 85 के अंदर ही दे रखा है कि कोई भी लोकसभा अगर अपना बहुमत साबित करने के पक्ष में नहीं है या बहुमत खो चुकी है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का भाग है। तो ये चारों ही ऑप्शन विधायी शक्ति के भाग हैं। इसका मतलब ऑप्शन ई यानी पांचवा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ई, क्योंकि बाकी चारों ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सोचने लायक है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार, ये नहीं कहा कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी अमेरिका से विचार लिया गया था। अब अगर बात करें कि भारत की जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है, तो बेसिकली अगर सही तरीके से सोचा जाए तो प्रस्तावना को हमें किसी देश के संविधान से नहीं लिया गया। जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इस 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक के अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा था। वो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बनी थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना बनी थी और प्रस्तावना जिसके बारे में आप जानते हैं, हम भारत के लोग भारत को पर इस प्रकार से लिखा गया है, उसमें और भी बहुत आगे है। तो प्रस्तावना जो है इसके अंदर अगर बात करें पहली लाइन, तो प्रस्तावना की जो पहली लाइन है ये तो अमेरिका के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना के अंदर जो पहली लाइन में भाषा का यूज किया गया था वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और प्रस्तावना में अन्य जो लाइनें और लिखी हुई हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है उससे उस भाषा को उठाया गया है और अन्य लाइनों के अंदर उस भाषा का प्रयोग कर दिया। तो ध्यान रखना, विचार पूछ रहा है तो अमेरिका से, पहली लाइन में भाषा पूछ रहा था तो अमेरिका, अन्य लाइनों के अंदर भाषा पूछ रहा था तो ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को बताना हमने, जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसके चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर कराया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है, 5 वर्ष बाद इसके चुनाव करवाए जाते हैं। महिला आरक्षण 1/3 है, 1/3 का मतलब 33% है, ये भी बिल्कुल सत्य है। चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ये भी बिल्कुल सही बात है, इतनी है। और डी ऑप्शन दे रखा है, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था 35% है, ये बात गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था किस आधार पर की गई है? वो व्यवस्था की गई है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण है वो आरक्षण उनको दिया गया है। तो 35% का कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, भारत में संघीय न्यायालय जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते हैं उसकी स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लेकिन अगर ये पूछ ले कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वर्ष 1774 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था और स्थापना का जो वर्ष दे रखा था वो 1774 का दे रखा था। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर तो बनेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत में जो संघीय न्यायालय बना था, ये संघीय न्यायालय दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ था। और दिल्ली के अंदर जो ये फेडरल कोर्ट बना था, इसमें पहला जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वो मोरिस ग्वेर, 1 अक्टूबर 1937 को मोरिस ग्वेर इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और इस फेडरल कोर्ट में, इस संघीय न्यायालय में केवल 4 मुख्य न्यायाधीश बने थे और चौथा मुख्य न्यायाधीश जो बना था वो हीरालाल जे कानिया था। वर्तमान में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वो भी हीरालाल जे कानिया ही थे। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सरद अरविंद बोबडे, या अरविंद सरद बोबडे जो है ये बने हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे सारे फैक्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए जो आधारभूत है उसका जिक्र किया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं ये आधारभूत हैं देश के शासन के लिए, यानी डीपीएसपी इनको बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं ये भारतीय संविधान का जो भाग 4 है जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दे रखे हैं, यही डीपीएसपी हैं, यही राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और ये भारतीय संविधान के लिए या देश के शासन के लिए आधारभूत है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से देश के अंदर जो नीतियां लाई जाती हैं वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाई जाती हैं। आगे करेंगे अगला क्वेश्चन। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन अपनी पहल पर, दूसरा ऑप्शन तभी जब वह ऐसी परामर्श के लिए कहता है, तीसरा ऑप्शन मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित, डी ऑप्शन तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत का राष्ट्रपति जब कहेगा तभी वह ऐसी परामर्श के लिए कहता है। और भारत का संविधान इस बारे में क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक संवैधानिक पीठ जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसका गठन कर देगा। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रपति की संविवेक शक्तियां भी है और ये राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर भी ले सकता है। तो दोनों ही सही हो गए। राष्ट्रपति अपनी संविवेक शक्ति से भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और राष्ट्रपति को मंत्री परिषद कहे तो भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटिश का मतलब हो गया विदेशी नागरिक, तो ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किसका? विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार को, इसका दावा कर सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 के अंदर दे रखे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों के अंदर जो समानता का अधिकार है उस समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 दे रखा है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता भारतीय नागरिकों को भी है और विदेशी नागरिकों को भी है। अगला ऑप्शन दे रखा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से शुरू हो जाता है और अनुच्छेद 25 में दे भी रखा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये भारतीय नागरिकों को भी है और विदेशी नागरिकों को भी है। ऑप्शन सी है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में दे रखी है और अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों में
स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है और अनुच्छेद 19 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, ये विदेशी नागरिकों को नहीं मिलता। अगला ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर दे रखा है। ये भी अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं, विदेशी नागरिकों को या ब्रिटिश नागरिकों को नहीं मिले हुए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 और 30 जो हैं, ये 5 मौलिक अधिकार जो हैं ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। शेष जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये फैक्ट समझ में आए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायत तथा नगर पालिका क्षेत्रों को क्रमशः कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो नगर पालिकाओं को और पंचायती राज को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो ये सौंपे गए हैं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायतों को सौंपे गए हैं 29 कार्य और नगर पालिकाओं को सौंपे गए हैं वो 18। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। एक क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, इसी के अंदर दे रखा है कि जैसे हम स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, उसी के अंदर अनुच्छेद 243 का जो जी भाग है, अनुच्छेद 243 जी जो है वो अनुच्छेद 243 जी ये कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य दिए गए हैं और नगर पालिकाओं को कितने कार्य मिले हैं? नगर पालिकाओं को जो मिले गए हैं वो 18 कार्य मिले गए हैं। यहां ध्यान कर रखना है कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य मिले हैं? तो हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं को मिले हुए कार्य जो हैं वो 20 कार्य मिले हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं को 20 कार्य मिले हुए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो किस पर लागू होती है? प्रधानमंत्री पर, लोकसभा अध्यक्ष पर, राष्ट्रपति पर, भारत का मुख्य न्यायाधीश पर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी राष्ट्रपति के ऊपर ये उक्ति लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता जो हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसे महान्यायवादी भी कहा जाता है और महान्यायवादी का उल्लेख जो है ये संविधान के अनुच्छेद 76 के अंदर दे रखा है कि भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए, भारत सरकार को अन्य न्यायालयों में रिप्रेजेंट करने के लिए एक महान्यायवादी होगा। इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो महान्यायवादी पद पर जो भी व्यक्ति बनेगा उसके लिए योग्यता क्या है? उसकी योग्यता वही है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वो भारत का महान्यायवादी बन सकता है। महान्यायवादी का कार्यकाल जो है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगी, तब तो वो अपने पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 88 के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की सदन की बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। तो महान्यायवादी ऐसा है, अनुच्छेद 88 के तहत सदन के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उनकी बैठक के अंदर जब वोट डालने की बारी आएगी तो वोट नहीं डाल सकता। उसी प्रकार अगर बात की जाए कि वर्तमान के अंदर जो महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल हैं और भारत का पहला महान्यायवादी जो था MC सीतलवाड़ था। महान्यायवादी खुद को सलाह देने के लिए एक पद होता है जिसे सॉलिसिटर जनरल कहता है। सॉलिसिटर जनरल क्या है? महान्यायवादी को सलाह देता है, परामर्श देता है, सहायता देता है। उसी प्रकार राज्यों के अंदर जो राज्य सरकारों को इसी प्रकार की सलाह दी जाती है उसे कहा जाता है राज्य में महाधिवक्ता। और राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर राज्यपाल जो है उनको नियुक्त करेंगे और राज्यपाल जब उनको नियुक्त करेंगे तो राज्यपाल के
राज्यपाल उनको नियुक्त करेंगे जिन्हें एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है, महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। वर्तमान में एचएसएससी की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एचएसएससी ने इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछ लिया है और आगे भी इसको जरूर पूछ लेगी एचएसएससी कि वर्तमान में हरियाणा का महाधिवक्ता कौन है। बलदेव राज महाजन जो है ये हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों पर संसद के कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है? ओहो हो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्यों जबरदस्त है? क्योंकि अधिकांश को इसका उत्तर नहीं पता होगा। एक बार उत्तर देने की कोशिश करें, फिर मैं जल्दी से बताता हूं कि मौलिक अधिकारों पर संसद के कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। तो ऑप्शन ए बी सी डी इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी के अंदर ई के अंदर अनुच्छेद जो 35 है, अनुच्छेद 35 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि कानून बनाने की शक्ति जो संसद को मिली हुई है और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संसद जो जो कानून बनाएगी इसका उल्लेख अनुच्छेद 35 में है। अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि संसद जो कानून बनाएगी, जैसे अनुच्छेद 16 के तहत हमारी संसद कानून बनाती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 35 में है। अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, और अनुच्छेद 32 के तहत भी हमारी संसद कानून बनाकर रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालयों को दे सकती है। तो इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 35 में है। अनुच्छेद 33 के अंदर भी हमारी संसद जो कानून बनाती है उसको भी अनुच्छेद 35 के अंदर ही डिफाइन किया गया था। अनुच्छेद 34 के तहत भी हमारी संसद को कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है, ये भी अनुच्छेद 35 के अंदर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 35। यानी अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। और कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत संसद कानून बनाती है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, ये सारी बात अनुच्छेद 35 में लिखी गई है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की टोटल 167 बैठक हुई थी, 167 बैठक हुई थी। और संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए थे। अधिवेशन 12 हुए थे, बैठक 167 हुई थी। और पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक जो हुई थी पहली बैठक के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बैठक के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को यह आदेश कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर कार्य ना करे, यह क्या कहलाता है? तो ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को जो आदेश दिया जाता है उसे उत्प्रेक्षण कहते हैं। इसे इंग्लिश में सर्शियोरी कहा जाता है। और किसी प्रकार से इसको हम समझेंगे तो ऊपरी अदालत निचली अदालत को कोई काम कहती है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसके संदर्भ में कोई कार्य ना करें। जैसे आप बहुत बार अपने व्हाट्सएपों के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस प्रकार के मैसेज जानते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर तो ये बहुत बार आता है कि फलाने गांव के मंदिर के अंदर एक पुजारी ने कोई सांप देखा और देखते देखते वो एक भगवान का रूप ले गया, और ऐसे प्रकार से एक कोई गाय देखी, देखते देखते लक्ष्मी का रूप ले गई। और उस संदर्भ में पुजारी से उसने कहा कि इस प्रकार से इस मैसेज को आप इस लोगों के पास भेजेंगे तो क्या होगा, शाम तक आपको एक अच्छी खबर आ जाएगी। तो आपके पास अगर वो मैसेज आता है तो आप तुरंत क्या करते हैं, उस मैसेज को अगर ये कहा जाता है 11 लोगों तक भेजो, शाम तक आपको गुड न्यूज मिलेगी, अच्छी न्यूज मिलेगी, तो आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं उन 11 लोगों के पास। तो 11 लोगों के पास आपने क्या किया, फॉरवर्ड किया। उसी प्रकार उत्प्रेक्षण को इंग्लिश में तो कहा जाता है सर्शियोरी। इस सर्शियोरी का लैटिन भाषा में शब्द क्या बनेगा, यानी लैटिन भाषा में इसका मीनिंग क्या बनेगा? तो मीनिंग बनेगा टू बी फॉरवर्ड, यानी रुक जाओ, फॉरवर्ड कर देना, उस किसी चीज को रोक देना और किसी अन्य के पास उसको भेज देना, ये होता है सर्शियोरी, जिसे उत्प्रेक्षण कहा जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट या बड़ी अदालत छोटी अदालतों को ये कह दे कि आपको इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं देना, और आप जिस मामले से संबंधित निर्णय देने की कोशिश कर रहे थे उस मामले को आप हमारे पास क्या कर दें, फॉरवर्ड कर दें। और एचएसएससी ने ये
नायब तहसीलदार का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 5-4 रिट दे के लैटिन भाषा में उनके शब्द दे दिए, तो इन रिटों का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। बढ़ते अगले क्वेश्चन के। पहले ये भी जान ले कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 226, इस 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं वो 6 प्रकार की रिट जारी करते हैं, और हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति हमारी संसद ने कानून बनाकर दी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुसूची 5 जो है ऑप्शन बी में दे रखी है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे कि SC ST जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है इसके प्रशासन का उल्लेख तो अनुसूची 5 में है, लेकिन असम के अंदर, मेघालय के अंदर, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के अंदर जो है वो प्रशासन जो SC ST के लिए किया गया है वो अनुसूची 5 में है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इनके राज्य के अंदर जो प्रशासन के संदर्भ में एक्ट बनाए गए हैं वो अनुसूची 6 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, फरवरी 2019 में गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हमारी संसद में 125वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया था, जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित जो प्रशासनिक क्षेत्र था उसमें थोड़ा फेरबदल के लिए वो प्रस्ताव अभी संसद में रखा गया, पारित नहीं हो पाया। 125वां संविधान संशोधन विधेयक था वो। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो किसमें उपबंध किया गया है, ऑप्शन है उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, बी ऑप्शन दे दिया उद्देशिका और मूल अधिकार, सी ऑप्शन दे दिया मूल अधिकार तत्व और राज्य के नीति के निर्देशक, डी ऑप्शन दे दिया केवल उद्देशिका में, और चौथा 5वां ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम DPSP कहते हैं, तो इन दोनों के अंदर दे रखा है, क्योंकि आर्थिक न्याय जो है ये उद्देशिका में दे रखे हैं। उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और इन्हीं तीनों न्याय का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में भी दे रखा है कि राज्य जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये उपलब्ध करवाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो भारतीय संविधान में इनको शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा बी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना क्या है, ये इसका उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है, और भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका उत्तर आयरलैंड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। ऑप्शन पहला कि मौलिक अधिकार यानी कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी ऑप्शन आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, डी ऑप्शन राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अब थोड़े से इसके बारे में फैक्ट जरूर जानेंगे। भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 358। इस 358 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के साथ क्या किया जाएगा, अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यानी जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, यह अनुच्छेद 358 में कहा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर राष्ट्रीय आपात लगा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 है। अनुच्छेद 359 में कहा गया था कि राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति जो है अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है जिसमें जीने का अधिकार की बात की गई है ये निलंबित नहीं होंगे।
तो बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। केवल 2 मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 20, 21 ही निलंबित नहीं होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी सही नहीं है ये वाली बात बतानी है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह व्यवस्था अनुच्छेद 40 में वर्णित की गई है, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज जो ग्राम पंचायत को गठन है तो इसका उल्लेख है। ऑप्शन बी है 11वीं अनुसूची में पंचायती कार्यों के विषयों का उल्लेख है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। अनुसूची 11 में भी पंचायती राज के कार्य जो हैं 29 कार्य दिए गए हैं उनका उल्लेख है, और संविधान के अनुच्छेद 243 का जी जो है इसमें भी इसका उल्लेख है। अगला ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बारे में 2-3 फैक्ट और जानेंगे इस ऑप्शन सी के बारे में कि 73वां संविधान संशोधन 1992 हमारी संसद में रखा गया। जब संसद में रखा गया तो संसद ने पारित किया और भारत के राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया, इसको स्वीकृति दे दी, और 24 अप्रैल 1993 को ये कानून बनकर क्या हो गया, लागू हो गया। 24 अप्रैल जो इसी महीने में 5 दिन पहले गई है, 4 दिन पहले गई है, तो 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट एचएसएससी के लिए क्या रहेगा कि हरियाणा में पंचायती राज जो है कब लागू हुआ था, तो हरियाणा में लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। हरियाणा का ध्यान रखना, 22 अप्रैल 1994, और अगर भारत में लागू करने की बात पूछे तो 24 अप्रैल 1993। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इस व्यवस्था में महिलाओं हेतु 50% सीट आरक्षण है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि 50% सीट नहीं है, 33% सीट जो है इनका आरक्षण के लिए ये बात इसमें नोट की गई है। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य भी बन चुका है जहां पंचायती राज संस्थाओं हेतु 50% का आरक्षण किया गया है, लेकिन ये तो बात के संदर्भ में पूछा गया था, तो 50% मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के अंदर लागू कर दिया, लेकिन भारत के द्वारा अभी भी नहीं किया गया है, वो 1/3 ही है, 33% का यह आरक्षण है। आगे बात करते हैं। हालांकि एक चीज को ध्यान रखना, 110वां जो संविधान संशोधन जो विधेयक रखा गया था वो पारित ही नहीं हो पाया, उसमें आरक्षण 50% जो है इसको करने के लिए कहा भी गया था, वो पारित ही नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब उसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य आ गए। अब ध्यान क्या रखना है कि संसद के सदस्य टोटल तो हो गए 790, कि 545 तो हो गए लोकसभा के और 245 हो गए राज्यसभा के, तो इस प्रकार 790 सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2 सदस्य ऐसे हैं जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे, अब वो मनोनीत नहीं होंगे, तो 788 सदस्य क्या होंगे, इनके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति संबंधित फैक्ट जरूर जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 है जिसमें कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन का मतलब होता है कि पद पर रहते हुए कोई दूसरा पद धारण करना, तो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा का सदस्य के रूप में अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं, सभापति के रूप में काम करते हैं, इसलिए उसे पदेन सभापति कहा गया है। राज्य उपराष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति अगर बनेगा तो उसकी योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 66 के अंदर दे रखा है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर जो जो व्यक्ति भाग लेते हैं इनका उल्लेख भी अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो भी व्यक्ति भाग लेंगे वो किस विधि के द्वारा अपने चुनाव के अंदर भाग लेते हैं, उस विधि का नाम क्या है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली जो है इसके द्वारा वो चुनाव के अंदर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यानी विधि कौन सी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली है। 2-3 बात और जानेंगे कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, तो अनुच्छेद 69 69 के तहत शपथ लेता है।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। अनुच्छेद 65 भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन जाता है इस संदर्भ में कि कार्यवाहक अगर उपराष्ट्रपति है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। सॉरी, भारत का उपराष्ट्रपति जो भी होगा ये कार्यवाहक उप राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है और राज्यसभा का सभापति पूछा जाए तो वेंकैया नायडू है। और अगर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में उपसभापति है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये अंतर्गत किसके अंतर्गत आती है? ये आती है सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंदर, ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर ये आती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का में जो अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 124 से शुरू हो जाता है, अनुच्छेद 147 तक है। इन्हीं अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 131। इस अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिकता का उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का उल्लेख है। और क्या कहा गया है इसमें कि कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिकता क्षेत्र होगी? भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ अगर विवाद हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिकता क्षेत्र के अंदर आएगा। एक राज्य सरकार का किसी दूसरे राज्य सरकार के साथ अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिकता क्षेत्र के अंदर आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्था किसकी देन है? तो संविधान के अंतर्गत जो संघीय व्यवस्था दी गई है ये किसकी देन है? ये कनाडा का संविधान की देन है। हमने कनाडा के संविधान से और क्या बातें ली गई थी? परिसंघीय जो ढांचा था जिसमें अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये चीज हमने कनाडा के संविधान से ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति जो है ये कनाडा के संविधान से ली गई थी। केंद्र के द्वारा राज्यों का जो राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति की जाएगी, ये भी कनाडा के संविधान से ली गई थी। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी ये बात लिखी गई थी और उससे भी हमने लिया था। लेकिन केंद्र के द्वारा राज्य के अंदर जो राज्यपाल होगी वो केंद्र नियुक्त करेगा, ये कनाडा के संविधान से हमने ये बात ली गई थी। कनाडा की अगर राजधानी पूछ ली जाए तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले विवाद के अंदर आए थे और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसदीय स्वरूप में शासन का प्रमुख लाभ यह है। तो संसदीय स्वरूप में शासन का प्रमुख लाभ कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बढ़ते आगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर जिसने आज ये वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के प्रेस कर लें और जीके बाई मंजित वाली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।